मैं अरविंद केजरीवाल से सहमत नहीं हूं, आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, सारी दुनिया जानती है। मैंने ये भी कहा है कि ये जो लिकर पॉलिसी मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर भ्रष्टाचार का कोई पुख्ता सबूत मिले, कोर्ट में जाइए, सजा दिलवाइए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस बहाने से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसे कोई कैसे समर्थन कर सकता है? यह तो लोकतंत्र के नाम पे मजाक हो रहा है, कानून के नाम पे मजाक हो रहा है। आपको लगता है भ्रष्टाचार है? आप सबूत इकट्ठे कीजिए, आप कोर्ट पे जाइए, मुकदमा करवाइए और अगर मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं, जो सजा मिलती है जरूर दिलवाइए। लेकिन तरह तरह के सबूत गढ़ के किसी तरह से गिरफ्तार करके रखना, गिरफ्तार क्यों किया जाता है? कि कोई व्यक्ति सबूत नष्ट ना कर सके, भाग ना जाए। अरविंद केजरीवाल भाग जाएगा क्या देश से? और वो ऐन चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तार करना कहां की मर्यादा है? इसके पीछे भ्रष्टाचार रोकने का कोई विचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक विचार है कि अपने विरोधियों को रौंद देना, खत्म कर देना, चुनाव न लड़ पाए और किसी तरीके से चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद इनकी सरकार को गिराना। वो कांड जो बीजेपी कई जगह पे कर चुकी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है। नमस्कार, मैं स्वर्णभूमि से रोहित शर्मा। आज मेरे साथ हैं सुब्रतो चटर्जी जी। ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और कई चीजों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात किस तरह से चल रहा है, यह हम सभी जानते हैं, तमाम देश भोग रहा है, आप भी भोग रहे होंगे। कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों ही मुख्यमंत्री थे। अगली बारी किसकी है कोई नहीं जानता। आइए इन संदर्भों में और इससे जुड़े अन्य मामलों में भी हम अपने अतिथि सुब्रतो चटर्जी जी से बात करते हैं। सुब्रतो जी, आपका स्वर्णभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मौजूदा हालात देख पा रहे हैं, किस तरह से देश की राजनीति चल रही है, सीबीआई, ईडी और अन्य संस्थाओं के सहारे। आप जान रहे हैं कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। क्या देख पा रहे हैं आप? क्या संदेश देना चाह रही है भाजपा सरकार इसकी गिरफ्तारी के माध्यम से? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये मोदी जी की हताशा, निराशा, खीज, झुंझलाहट और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, कि चुनाव हारने की स्थिति में मोदी जी, उनका एक जो कोटेरी है, COTERI, और करीब 2000 अफसर, उद्योगपति, धंधेबाज, जिनके नाम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में आते हैं, इन सब के जो पिछले 10 सालों से अच्छे दिन चल रहे थे, उन पर यवनिका पतन का समय आ गया है। और इसी डर का नतीजा है कि मोदी इतने एग्रेसिव होकर, विंडिक्टिव होकर, एग्रेसिव होना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति में होना चाहिए भी, पैसिव होने से कुछ नहीं चलता, लेकिन ये जो विंडिक्टिव होकर काम कर रहे हैं, बदला लेने की नीयत से, इसके पीछे यही डर है। दूसरी चीज जो मेरे मन में आती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी के जो खास सलाहकार हैं, जैसे अमित शाह वगैरह, वो कहीं ना कहीं मोदी को इस चुनाव में निपटा देने की जुगाड़ में है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि मोदी को गलत सलत एडवाइस दे रहे हैं और मोदी के सामने एक एग्जिस्टेंशियल फियर, अस्तित्ववादी भय को लाकर वो उनसे अपनी मर्जी का करवा रहे हैं। उनको भी मालूम है कि ये सब करने से मोदी चुनाव में धीरे धीरे निपटते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल,
कल जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसके चलते भाजपा के सीटों में 25 से 30 सीटों की कमी आ गई है रातों रात। जैसे पंजाब के पूरे 13, दिल्ली के, उसके बाद हरियाणा, गुजरात, कुल मिलाकर 25 से 30 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। ये अलग मसला है कि ईवीएम के रहते हुए इसका जो इम्पैक्ट है उसको मोदी कहाँ तक रोक पाएंगे या कैसे रोक पाएंगे, वो एक अलग मसला है जिस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। फिलहाल ये मान लिया जाए कि चुनाव होगा और चुनाव में लोग वोट डालेंगे और लोगों के वोटों का मत का जो प्रतिस्फलन है चुनावी नतीजे में दिखेगा। तो अगर ये मान लिया जाए तो मोदी ने 25 से 30 सीटों का नुकसान किया है कल की घटना से। जैसे हेमंत सोरेन के घटना से झारखंड में जो मोदी के पास, भाजपा के पास 11 सीटें हैं, उनमें से 7 सीटों का नुकसान तो सीधा सीधी हुआ। आप एक चीज बताएं मुझे, आप एक चीज मुझे बताएं कि हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब उनको गिरफ्तार किया गया था उन्होंने इस्तीफा दिया था। अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया, जेल से सरकार चलाएंगे। दोनों में कितना फर्क दिखता है आपको? बहुत फर्क है। देखो, अरविंद केजरीवाल एक बहुत मजे हुए ब्यूरोक्रेट रहे, नौकरशाह, जो कि हेमंत सोरेन नहीं है। हेमंत सोरेन राजनीतिज्ञ है, नेता है। तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोच ये है कि मेरे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा अरेस्ट हो जाने के बाद मुख्यमंत्री बन के रहने का, इसलिए मैं इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दूं तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में है जो कि दिल्ली से बहुत दूर है, सत्ता केंद्र से बहुत दूर है। यहाँ तक कैमरे नहीं पहुंचते, गोदी मीडिया के बहुत कम पहुंचते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि अगर वो तिहाड़ जेल में कैबिनेट बैठक करने लगे तो क्या मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, जो मैसेज तिहाड़ बिरसा मुंडा कारागार में बैठकर हेमंत सोरेन दुनिया को कभी नहीं दे पाती। देखो, राजनीति जो है ना, उसमें प्रैक्टिकल जो ये है कंसिडरेशंस है, उसको तो ख्याल नेताओं के दिमाग में रहता ही है। तो अरविंद केजरीवाल सही कदम किए हैं। उनको मालूम है कि तिहाड़ में जेल में कैबिनेट बैठक होने का मैसेज कहां तक जाएगा और इसमें कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी मोदी सरकार को मिलेगी, इसका अंदाजा अभी मोदी सरकार को नहीं है। इसलिए उन्होंने जी, मैं हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, ठीक है, पूछिए। ये मैं पिछले दिनों पिछले सप्ताह मैं दिल्ली में था और दिल्ली के एक शाहदरा के तरफ मैं गया था। वहां पर एक स्कूल था। उस स्कूल में जो 0 to 12 का क्लास का स्कूल था, मैं उस स्कूल के मैं गया और मैंने वहां से बात किया, वहाँ गार्ड से, वहाँ के टीचर से या अन्य लोगों से जो मैंने बात किया वहां पर, उन्होंने बताया कि वह स्कूल जब केजरीवाल की गवर्नमेंट नहीं थी तो सिंगल फ्लोर था, एक ही छत था वहां पर और वहीं पढ़ाई होती थी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल वहां आए, इनकी सरकार बनी है, तो ये स्कूल जो है 4 फ्लोर में आ गया है और इसका बहुत ही विशाल कैंपस, इसका बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन हो गया और वहां पर छात्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 2 या 3 शिफ्ट में वहां पर क्लास चलता है। इससे जो है एक मतलब दिखता है कि अरविंद केजरीवाल ने वास्तव में स्कूल के लिए काम किया है। अगर इसी तरह से और बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने बगल में ही उसके हेल्थ क्लिनिक था, जिसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं। तो वहां भी एक बेहतरीन लोगों ने अपना बताया था अनुभव कि कितनी अच्छी तरह से वहां ट्रीटमेंट होता है, शून्य पैसे पर इलाज होता है, थोड़ा भीड़ होता है लेकिन अच्छी इलाज मिल जाती है वहां पर, छोटे मोटे बीमारी का इलाज हो जाता है, दवाई फ्री में मिलती है। ये लोगों का फीडबैक था। तो ये 2 सवाल, एक शिक्षा का, दूसरा हेल्थ का। अन्य सवाल भी हैं बिजली वगैरह के, मैं छोड़ देता हूँ उसको। तो इन दोनों के जो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री और इसके हेल्थ मिनिस्टर, दोनों के दोनों जेल में थे। जिनका ये विजन था अरविंद केजरीवाल,
वह भी जेल में है। क्या देख रहे हैं कि क्या भाजपा सरकार भारत की जनता के हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम को कोलैप्स कर रही है, बर्बाद करने पर तुली हुई है? क्या इसका ये मैसेज जाएगा अरविंद कुमार की गिरफ्तारी के बाद? देखो, दो चीजें। दिल्ली एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहले इस बात को समझ लो। अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी होने के साथ साथ दिल्ली में साक्षरता का दर काफी ऊंचा है। ठीक है। दिल्ली के लोग जो है वो दो ही तरह के लोग वहां पर बसते हैं। एक नौकरी पेशा लोग और एक व्यापारी। तीसरी किसी जनसंख्या दिल्ली में है नहीं। हम्म। अब व्यापारियों में वर्गीकरण है, बड़े हैं, छोटे हैं, मझोले हैं। नौकरी पेशा लोगों में भी वही वर्गीकरण है, ऊंची नौकरी करने वाले, मीडियम नौकरी करने वाले, छोटी नौकरी करने वाले, जिसमें प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट जॉब भी। तो दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाओं का सरलीकरण होना, सस्तीकरण होना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। ठीक है। हो सकता है दिल्ली में जिसको केजरीवाल लागू कर सके हो, पूरे पंजाब में लागू नहीं कर पाए, क्योंकि वहां गांव भी, और गांव की एक विशाल संख्या है। अब क्या है कि दिल्ली भाजपा के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में 7 सीट जीतने वाली भाजपा सांप्रदायिकता, बालाकोट और इन सब के दम पर भले ही जीत गया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसकी दुर्गति लगातार होती जा रही है। मोदी सरकार जो है वो बेसिकली एक, मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि एक फासिस्ट सरकार है। फासिस्ट लोगों के लिए फॉर्डर इन द कैनन। फॉर्डर इन द कैनन का मतलब है तोप में कौन सा गोला काम करता है। लोगों की अशिक्षा का, सांप्रदायिकता का, बीमारी का, गरीबी का, ये सारे फासिज्म के फॉर्डर इन द कैनन। वो हमेशा चाहेंगे कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका सबसे ज्यादा अशिक्षित रहे, कुशिक्षित रहे। कुशिक्षित, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अशिक्षित होना बुरी बात नहीं है। अशिक्षित वो लेबर है, वो खेत मजदूर है, सारे लोग अशिक्षित है, बट दे आर नॉट नेसेसरीली विलेंस। वो विलेंस नहीं है, वो गलत चॉइस नहीं करते हैं, उनका चॉइस स्पष्ट है, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कुशिक्षित होना सबसे बड़ी विडंबना है। जिस तरह की पिछले 30-40 सालों से 30-40 सालों से ये हुआ है, क्या बोलते हैं, तुम्हारा शिक्षा का अधोपतन हुआ है, जानबूझकर शिक्षा के स्तर को गिराया गया है। इससे क्या हो रहा है, हम ग्रेजुएट भी पैदा कर रहे हैं, मैट्रिकुलेट भी पैदा कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षित नहीं पैदा कर रहे हैं। हम डिग्रीधारी पैदा कर रहे हैं। शिक्षित मतलब लोगों को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की समझ, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज की समझ, लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ, और सबसे ऊपर की बात, व्यक्तिगत जीवन में जो नैतिक वैल्यू होते हैं, जिसको मोरल वैल्यूज होते कहते हैं, इसकी समझ को विकसित करने का सारे रास्ते बंद कर दिए। ठीक है। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति के बारे में जो कहा था है, उसका मुझे तो पता नहीं कि उसी कारण से किया गया था कि नहीं किया गया था, लेकिन इतना तय है कि आज जो शिक्षा नीति चल रही है पिछले 40 साल से, और शिक्षा पर जिस तरह की तवज्जो दी गई है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो या ये हो, भाजपा हो या और कोई हो, इनका एकमात्र उद्देश्य कुशिक्षित लुम्पेंस की भीड़ को जमा करने की है। क्योंकि यही कुशिक्षित लुम्पेंस जो है वो आंख मूंद कर कभी भोले बाबा पार करेगा, कभी हर हर मोदी घर घर मोदी करेगा, कभी आपके दूसरे तरह के नारे, जातिवादी नारे के पीछे गोलबंद होकर लड़ते हुए दिखेंगे, बिकॉज दे आर कुशिक्षित। और इनको कुशिक्षित बनाने का ठेका यहाँ की दक्षिणपंथी राजनीति ने ले रखा। हम जो आज मोदी के समय में देख रहे हैं, ये उसी 40 साल की शिक्षा के अधोपतन का, जिन बिंदुओं की मैंने बात की, उसी का नतीजा है कि हमने एक ऐसी भीड़ तैयार कर दी है जिसके पास डिग्री है लेकिन शिक्षा नहीं है, दिमाग है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। और जिसके पास कोई राजनीतिक सोच नहीं है।
जो कहीं समाज से जुड़ता नहीं है। इस पर से ये मोबाइल और स्मार्टफोन की दुनिया, जिससे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस उनके दिमाग में जहर भरा आता है। मैं अपने घर में देखता हूँ, आस पड़ोस देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, औरतें जो है वो या तो वो शिव आरती और गणेश वंदना या बंदर वंदना, हनुमान तुनुमान, यही सब देखती रहती है, पत्थर पूजा, या बच्चे जो है वो रील्स एंड रील्स देखते रहते हैं, मैक्सिमम वही देखते हैं। मैंने जितना कूड़ा भरना है दिमाग में भर, उसका कोई इस्तेमाल करने लायक वो बचे ही। तो ये चीज हम लोग कुशिक्षा का परिणाम है, और मोदी फासिस्ट है, इसीलिए उसको कुछ। अब केजरीवाल जो है, केजरीवाल अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए एक लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्मूला में वो स्कूल भी बनाएंगे, कॉलेज भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे। ये बात सही है कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है इस दिशा में। बिल्डिंग सिर्फ नहीं बनाया है, गुणवत्ता लायक शिक्षक भी अपॉइंट किए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें की है। लेकिन मैं वहाँ के सरकारी स्कूलों के बच्चों से मिला, मैंने देखा है क्लास 8 का बच्चा भी 5 का पढ़ा नहीं जानता है। इसीलिए देखो, एक चीज याद रखना, जो भी दक्षिणपंथी राजनीति के पैरोकार होगा ना, चाहे वो केजरीवाल हो या राहुल हो या चाहे कोई हो, ये लोग सिंबॉलिज्म एंड टोकेनिज्म में ही जाएंगे। ये कभी बेसिक जो बदलाव है उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, स्कूल की बिल्डिंग अच्छा बना देंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, प्राइवेट स्कूल से टक्कर लेने लायक ये कर देंगे, शिक्षक भी अपॉइंट कर देंगे। व्हाट अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडीज? आप पढ़ा क्या रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग कभी नहीं पढ़ता है। जी हम लोग बहुत मामूली बिल्डिंग वाले स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़े हुए हैं। कोई बिल्डिंग नहीं थी बड़ी बड़ी, कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं थी, बट वी हैड टीचर्स, वी हैड कोर्सेस ऑफ स्टडीज, वी हैड सिलेबस, जो कि हम लोगों को शिक्षित बनाया, कुशिक्षित बनने से रोक दिया। सवाल इसका नहीं है कि आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, प्राइवेट स्कूल के चक्कर में आप क्या कर देंगे, वो सब सवाल है ही नहीं। लेकिन जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुनिश्चित करना है, ये अलग बातें है। और एजुकेशन में उन चीजों को समावेश करना जिससे कि आप बेहतर नागरिक बना सके। संविधान की प्रस्तावना को स्कूल में प्रार्थना के सामने बदले, वर्दे वीरा वीणा वादिनी वर्दे के बदले अगर संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ाया जाए बच्चों को, इससे संविधान की समझ नहीं पैदा होगी। वो भी एक रिचुअल है, वो एक एम्प्टी रिचुअल है, जो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे उसको याद कर लेंगे, और उसको जब भी बोला जाएगा पहले ही वो बक 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 करके बोल देंगे। वो तोता तोता रटन फॉर्मूला जो है ना, वो काम नहीं आता है। उनको वो एजुकेशन दो, उनको वो वैल्यूज दो, उनके लिए वो सिलेबस फ्रेम करो, जिस सिलेबस के थ्रू से उनकी नागरिकता बोध का विकास हो। ये संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। आपने आपने विस्तार से बताया चीज को। मैं आपके एक चीज को रिपोर्ट करता हूँ, कुशिक्षा। कल कल मेरे एक मित्र हैं, उनसे उनके पुत्र से मेरी बातचीत हो रही थी। वह आधा मार्क्सवाद पर भी बात कर रहे थे, आधा आरएसएस की प्रस्तावना पर भी बात कर रहे थे, और कुछ अजीब सा चीज बना करके कॉकटेल पेश कर रहे थे, जो कि यह कहता था कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो है असत्य है, हर चीज जो है इनविजिबल है, हर चीज जो है मतलब आप तय नहीं कर सकते हैं। आप किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, इस तरह से। तो उन्होंने अंततः यहाँ तक चले आए कि मार्क्स एंगेल्स में भी जो उन्होंने मार्क्सवाद की स्थापना किया है, वह भी दोनों में एक दरार था, और मार्क्स अपने आप में एक अजीब सा चीज थे, एंगेल्स अपने आप में एक अजीब सा चीज थे। तो कहने का मेरा सेंस यह है कि ये जो, जबकि वो पढ़े लिखे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो, और इस तरह की चीजों को परोस रहे थे कि मतलब एक अजीब सा कॉकटेल बन रहा था। ये जो कुछ शिक्षा का नतीजा है, ये तो मैंने कल स्पष्ट रूप से देखा था अपने ही मित्र के बच्चे के साथ, और अक्सर हम लोग के जो प्रगतिशील लोग हैं उनके बच्चे इस प्रभाव से प्रदूषित भी हो रहे हैं। मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करने के बाद इन सब चीजों पर कितना असर पड़ेगा? इन सब चीजों पर मतलब
शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कुछ नहीं या पड़ेगा। वो अपना देखो, वो गवर्नमेंट का एक मॉडल होता है। कोई आदमी बंद हो जाने से उसकी पॉलिसी थोड़ा ना बंद हो जाती है। वो तो चलता ही रहेगा, उससे थोड़े ना कोई असर पड़ेगा। उसके चलते जेल में बंद नहीं किया गया है। उसको मैं जेल में बंद उसको जेल में इसलिए बंद किया गया है ताकि, मैंने बताया ना कि फासिज्म जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होती है, अधिनायकवाद कैसे एस्टेब्लिश होता है। आपने बांग्लादेश के पिछले चुनाव में क्या देखा है? शेख हसीना वजीर ने क्या किया? उसने वही तो किया जो मोदी किया। मतुआ समाज के मंदिर में पूजा करने के लिए बांग्लादेश गया था? नहीं गया था। वो 1.5 करोड़ मतुआ का वोट पाने के लिए बांग्लादेश गया था? बंगाल में 1.5 करोड़ मतुआ का वोट लेने के लिए नहीं गया था। वो हाथी के दिखाने के दांत थे। खाने के दांत ये है कि वो शेख हसीना वजीर से मिलकर कैसे चुनाव कराते हुए विपक्ष विहीन चुनाव करवाया जाए, इसकी राजनीति को, इसके हथकंडे को वो सीखने गए। सीख रहे उस हैं, समय बिल्कुल। मैंने कहा था कि शेख आप हसीना वाजिद आप से ये इसी सीख पर कर आप आया है, इसी यही पर काम करेगा, और वही कर रहा है। जी, सुब्रतो जी, मैं ध्यान देना चाहूँगा इस संदर्भ में कि कुछ ये भी मामले आ रहे हैं कि जिस तरह से कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने विपक्ष को लगभग नील कर दिया है या पूरा देश समर्थन में आ गया है, और जो कोई विरोध कर रहे हैं उनका, उनको वो अपने जो उनकी केजीबी संस्था थी, जो बन के बाद में कुछ और बन गया है वो, तो उसके माध्यम से उनकी हत्या करवा देते हैं देश में या विदेश में या कुछ और जगह पर। इस पॉलिसी को सीख करके नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है, उन तमाम विपक्षियों को जो है या हत्या करवा रही है, या जेल में बंद करने की प्लान बनाई हुई है, या फिर उनको जो है तमाम तरह से निपटाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कल एक ये भी खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी के जो खाता था, बैंक अकाउंट, उसको फ्रीज कर दिया गया। तो क्या ये पुतिन के शिक्षा का परिणाम दिख रहा है नरेंद्र मोदी? नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जो है दुनिया के जो निकृष्टतम शासक रहे हैं, चाहे वो हिटलर हो या मुसोलिनी, तो जो पुतिन, शेख हसीना, जिसका भी, ईदी अमीन, जिसका भी नाम ले लो, सबके काले पन्नों से, किताब, सोच की काली किताब से सबसे काले पन्नों को मिलाकर जो किताब बनी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये बेसिक चीज को समझो। पुतिन और नवलेनी में जो तकरार हुई, नवलेनी रहते मारे गए, उनको जहर दे दिया गया, वो तो एक ही है। मोदी ने किसको छोड़ा? मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा। जो सबसे निकृष्टतम चीजें हैं उसी का एक पैकेज है नरेंद्र मोदी। वही आरएसएस है और तो उसी की विचारधारा है। सुब्रतो जी, एक चीज मुझे बताइएगा कि कुछ समय पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया ईडी के द्वारा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डाला गया। कितनी संभावना दिखती है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जेल में डालने की? राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, पुरानी कहावत है ना। और राजनीति जब अपने निकृष्टतम स्वरूप में फांसीवाद और अधिनायकवाद के माध्यम से अपने को एक्सप्रेस करती है, तो देर इज नो बार्स होल्ड, वहां पर कोई सीमा नहीं। देखो, मुझे बार बार ये लग रहा है कि मोदी के सलाहकार जो है, मोदी को डुबाने की पूरी कोशिश में। इस बात को आज रेखांकित करके रखना, यह चुनाव के नतीजे के बाद समझ में आएगा। अभी न मोदी जी समझ रहे हैं, न ऑपोजिशन समझ रही है। मैंने 1 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने इंग्लिश में ही लिखा था कि बीजेपी विल इम्प्लोड, मतलब कि बीजेपी के अंदर से एक विस्फोट होगा। ठीक है? कई ऐसे प्राणी होते हैं ना जो अंदर से विस्फोट होने के बाद मरते हैं, वो बाहरी शक्तियों के द्वारा नहीं मारे जाते, क्योंकि बीजेपी को बाहरी ताकतें जो हैं, जो कांग्रेस है, ममता है, केजरीवाल है, ये लोग हैं, ये नहीं मार सकते, या भूल जाइए। बीजेपी की आंतरिक जो लड़ाई है, जो कि सतह पर नहीं आती है, बिकॉज ऑफ गोदी मीडिया, बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड मीडिया, उसके बारे में तो लोगों को कुछ पता लगता नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हर नेता, हर कार्यकर्ता किसी अधिनायक को पसंद करता है?
द आंसर इज नो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो जो भी हो, वो भी भारत के जो बुर्जुआ पूंजीवादी लोकतंत्र कहें जो कहें, उसी में तो पल बढ़कर सारे बड़े हुए हैं ना। सुब्रतो जी, मुझे वो लगता है कि आपने मेरा सवाल घुमा दिया है दूसरी तरफ में। मैं पूछना चाह रहा था कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की संभावनाएं शेष बची ममता हुई है। बनर्जी को गिरफ्तार नहीं होगी, उनके भतीजे की गिरफ्तारी होगी, तेजस्वी की गिरफ्तारी होगी, अखिलेश की गिरफ्तारी होगी, सुनते जाइए, आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी होगी, शरद पवार का जो चेला है उसकी गिरफ्तारी होगी, इन सब ममता की क्यों नहीं? गिरफ्तारी होगी। ममता ममता की क्यों नहीं। नहीं? ममता की गिरफ्तारी होने का मतलब है कि 18 में से 1.8 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मतलब समझे? आपका क्या है, ममता बनर्जी काफी लोकप्रिय है पश्चिम बंगाल में। सवाल लोकप्रियता का नहीं है, होता क्या है, लोकप्रिय तो वो है ही, तभी तो वो राज कर रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी उसकी सरकार के विरोध में है, वो प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। आज यही हो रहा है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मोदी इज बीइंग रॉन्गली एडवाइज्ड। मैं क्यों इस बात को बार बार बोल रहा हूँ? आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद भाजपा को एक भी सीट दिल्ली में मिलेगी? द आंसर इज नो, नहीं मिलेगी। भाजपा 7-0 से सब हो जाएगी। बंगाल में 18 सीट में क्या 18 सीट, शुभेंदु अधिकारी को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगी, बाकी 17 की तो छोड़ दीजिए। ये चीज मैं मोदी नहीं शायद समझ। शायद आप जिस जिस जगह मैं चाहता हूँ बात करने के लिए आपसे, वो जगह शायद आप स्किप करना चाह रहे हैं। मैं डायरेक्ट पूछता हूँ आपसे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर झारखंड में थोड़ा बहुत विरोध हुआ, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर थोड़ा बहुत विरोध हुआ, अधिक विरोध हुआ। पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है वो हिंसक संस्कृति है। वहां आग लग जाएगी, वह गलतियों को वायलेंट में बदल देती है। वो तो क्या वायलेंट में आप ये बदल कहना जाएगी। चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी कि वहां वायलेंस हो जाएगा, हिंसा भड़क जाएगी वहां पर? वहां पर भाजपाई जो है, बीजेपी वाले जो है, वो खुद इस काम को नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां की जनता गली गली में चुन चुन कर इनका संग्रह करेगी। मैं कोई यही नहीं बचेगा, आपसे। कोई नहीं बचेगा। ये जुझारूपन जो है बंगाल के बाहर कहीं नहीं है। वो जो झारखंड और दिल्ली और बिहार और यूपी की बात कर रहे हो ना, ये स्वैच्छिक गुलामों का प्रदेश है। मैंने कुछ दिनों पहले एक तर्क शुरू किया था कि क्या हिंदी गुलामी की भाषा है? द आंसर इज यस, हिंदी गुलामी की भाषा है। हिंदी पट्टी गुलामों का शरण स्थली है, और गुलामों का नहीं, स्वैच्छिक गुलामों की शरण स्थली। बंगाल और लड़ने की भूमि है, पंजाब लड़ने की एक अर्थ भूमि है। यह भी निकलता है सुब्रतो जी, इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि भाजपा की गवर्नमेंट हिंसा से डरती है, और हाँ, चूंकि वह हिंसा से डरती है इसलिए इसको हिंसक तरीके से ही हटाया जा सकता है भाजपा को। देखो कौन सा क्रिमिनल मार खाने से नहीं डरता है? दुनिया का कोई क्रिमिनल है जो 3rd डिग्री से नहीं डरता है? जब आप क्रिमिनल हैं, आपको मालूम है कि आप जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सिर्फ क्राइम है। तो जब आपके ऊपर पलट के कोई आएगा तो आप डरोगे नहीं? मैं क्यों बार बार लिखता हूँ कि बिना 3rd डिग्री के इनका कोई इलाज नहीं है, और वो 3rd डिग्री हिंदी बेल्ट नहीं देगा। वो वेट करेगा कि चुनाव हो, चुनाव में जाकर उसके अगेंस्ट वोट देके आएगा, ईवीएम पलट के मोदी गवर्नमेंट बना के बैठ जाएगा। बगल में क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए कि वहां पर पिटने का डर है। जहां पिटने का डर है वहां पर ये सीधा होकर चलेंगे। तो जहां मतलब ये मार हुआ, खाने का डर नहीं है वहां पर कुछ नहीं। सुब्रतो जी, एक एक स्लोगन लगता था आज से बहुत साल पहले कि इन सब की एक ही दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। तो आप कहीं कहीं इस चीज से एग्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनकी यही दवाई है, लेकिन ये दवाई करने लायक सक्षम कौन है? आज बंगाल और पंजाब और सूबा के बाहर में कौन सा सूबा है जो कि ये दवाई दे सकता है? मेरे को बताओ। साउथ में कोई है नहीं है, हिंदी सुब्रतो पट्टी जी में कोई है नहीं है। सुब्रतो जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह भी आपने बताया कि तमाम जो विरोधी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो अखिलेश हो या फिर तेजस्वी यादव पर भी बार बार अटेम्प्ट कर ही रही है सीबीआई, ईडी वगैरह, आपको उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो, इन तमाम, और दो दो तो ऑलरेडी उठा चुकी है, कांग्रेस का खाता भी फ्रीज कर चुकी है।
तो इन सब एक पहले एक होता था कि जो जाते थे जेल के अंदर में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। लेकिन आज एक ऐसी चीज़ हो रही है कि जो जेल के अंदर जाते हैं लगभग खत्म हो जा रहे हैं। इसे कितना एग्री करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, आज सुबह मैं सोच रहा था बैठे-बैठे कि गांधी हो या नेहरू हो या जयप्रकाश हो या मंडेला हो, इतिहास गवाह है कि जो भी जेल गया, वही नायक बना। जननायक बनने की पहली शर्त क्या है? आपको एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने के रूप में चिन्हित होना पड़ता है। और जब आपको जेल में डाला जाता है जबरन, जिस तरीके से हेमंत या इसको डाला गया, केजरीवाल को डाला गया, या बहुत सारे लोगों को, एक्टिविस्ट को डाला गया, तो उससे क्या हुआ कि जनमानस में एक बात तो बैठी, एक मैसेज तो गया, ये लोग सत्ता विरोधी, व्यवस्था विरोधी बन के चिन्हित हो गए। ये चिन्हित जब हो जाते हैं, आप, सवाल ये नहीं है कि आप जेल गए थे, सवाल है कि किस कारण से जेल गए थे। जब कोई चोरी करके जेल जाता है तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होती, मर्डर करके जेल जाने के प्रति कोई सिंपैथी नहीं होती। लेकिन जब पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होकर आप जेल जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी राजनीति जेल भेजने वाले की राजनीति से भी खराब हो, फिर भी आप पब्लिक के नजर में हीरो हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, 75 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय में बहुत सारे ऐसे लीडर भी जेल गए थे, खास करके जनसंघ के, जिनकी राजनीति तो इंदिरा गांधी से भी बदतर थी, लेकिन वे भी पब्लिक की नजर में हीरो बने। क्यों बने? इसलिए कि उनको चिन्हित कर लिया जनमानस ने कि ये सत्ता के विरुद्ध लड़ाई में है। सत्ता के विरुद्ध में लड़ाई में होना और उसके लिए जेल जाना कोई मामूली बात नहीं होती है, और ये न कभी मामूली बात होगी। आप ये दिमाग से निकाल दें कि लोगों में ये मैसेज जाएगा कि ये चोर था इसलिए जेल गया। क्या संभव नहीं यही है। लोग लोग ये क्या भी देख रहे भाजपा हैं। को क्या सुब्रत जी, क्या भाजपा को यही वजह है कि वह राहुल गांधी को जेल भेजने से कतरा रही है? राहुल गांधी को, देखो, दो फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स में, एक राहुल गांधी, एक मायावती। इन दोनों को भाजपा कभी जेल नहीं भेज सकती है। मायावती को जेल भेजने का मतलब होता है देश की जो 23% दलित आबादी है, वो 100% मोदी के खिलाफ हो जाएगी। फिर इनके लिए 30-40 सीट भी लाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी को जेल भेजने का मतलब है वो पैन इंडिया अकेली पार्टी है कांग्रेस, जो भाजपा से भी ज्यादा पैन इंडिया पार्टी है। एक्चुअली एक ही पैन इंडिया पार्टी है, वो है कांग्रेस, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, भाजपा नहीं है। तो पैन इंडिया में जो मैसेज चला जाएगा, उसके चलते क्या होगा कि कांग्रेस अपने आप 300 सीटें ले आएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप राहुल को जेल भेज दीजिए, कांग्रेस ही 300 सीट ले आएगी, बाकी किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज अच्छी तरह से। सुब्रत जी, मेरा मेरा एक सवाल रहेगा। अभी राहुल गांधी का एक भाषण आ रहा था, जिसमें वो बोल रहे थे कि हमें शक्ति के खिलाफ लड़ना है। शक्ति का सेंस उनका ये था कि सीबीआई, ईडी, पुलिस तंत्र या चुनाव आयोग या अन्य माध्यम का इस्तेमाल करके जिस तरह से लोगों को डरा करके भाजपा काम कर रही है, उस चीज का केंद्रित था शक्ति का मतलब। लेकिन नरेंद्र मोदी ने निर्दयता की प्रकाशा करते हुए शक्ति को जोड़ दिया सिर्फ शक्ति से, मतलब औरत की शक्ति से। तो ये औरत की शक्ति, स्त्री की शक्ति और ये राहुल गांधी की शक्ति में जो एक नया बनाया गया है, पैनोरमा निर्धारित किया गया है, कितना असर जनता पर पड़ेगा इस चीज का? देखो, पहले शुरू में एक बात बता दूं कि डिस्पाइट ऑल हिज क्वालिटीज, जिसमें ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, लड़ने का ताकत है, जुझारूपन है, सब कुछ होते हुए राहुल गांधी बेसिकली एक बेवकूफ आदमी है। कारण मैं तुम्हें बता दूं, हीरो वर्शिपिंग के इस दौर में किसी को बेवकूफ कर देना, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ। उस भाषण को मैंने सुना था, उसमें उसने शुरू किया कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। अरे बेवकूफ, तुमको हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति बोलने की जरूरत क्या थी? हिंदू धर्म की चर्चा करने की जरूरत क्या थी? तभी तो बात का बतंगड़ बना। तुम सीधे बोलते, जो आज जो सफाई देते फिर रहे हो कि मैंने आसुरिक शक्तियों की बात की थी, तो आप सीधे बोल देते कि आसुरिक शक्ति।
के खिलाफ लड़ाई है। ये जो आफ्टर थॉट है, यह आपके बेवकूफीपन का नतीजा है। आप अगर उस एक शब्द को छोड़ देते अपने भाषण में, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, शक्ति हिंदू धर्म का शब्द है क्या? हिंदू धर्म के बाहर पावर शब्द का यूज नहीं होता, इस्लाम में नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में नहीं होता, तो आपको ये कहने की जरूरत क्या थी? आप खुद ही मौका देते हैं अपनी बेवकूफी से दूसरे को आपके बात का अर्थ का अनर्थ करने के लिए। और अब उसको क्या है कि आपको मालूम है कि उसके जैसा प्रचार तंत्र आपके पास ना है ना कभी होगा, उसके जैसे भाड़े की भीड़ जुटाने की कैपेसिटी ना आपके पास कभी है ना कभी होगा। तो फिर आप ये हथियार क्यों सौंपते हो अपने दुश्मन को? कौन लिखता है इनके भाषण? उनके जैसे मैंने कहा ना कि मोदी के डुबाने के लिए उसके एडवाइजर्स हैं, राहुल को भी डुबाने के लिए उसके एडवाइजर्स कांग्रेस में बैठे हुए हैं। आप ये समझो, ये एक भीतरघात का अजीब व्यूह रचना है। नरेंद्र मोदी आज उसको बात का बतंगड़ करके नारी शक्ति से जोड़ रहे हैं। आज उसका जवाब ये है कि नारी शक्ति की फिक्र है तो मणिपुर क्यों नहीं गए? आप जो कहते हैं जीवन भर शक्ति की पूजा में लगाऊंगा, तो आप व्यक्तिगत बातें मैं छोड़ देता हूं, तो आप पहलवान बेटियों के साथ में क्यों नहीं खड़े हुए? ब्रजभूषण के साथ क्यों खड़े हुए? आप हाथरस कांड के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए क्यों नहीं काम किए? आप किन शक्तियों के साथ हैं? जो कलश यात्रा में शामिल होती है मूर्ख औरतें, उन्हीं शक्तियों के साथ में आप हैं? या आपकी शक्ति नारी शक्ति की परिभाषा में वो शक्तियां भी हैं, वो नारियां भी हैं जो दिन रात उत्तर प्रदेश के डबल इंजन के सरकार में राम राज्य में हर दिन 4 बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ भी आप खड़े हैं। आप वहां तो बलात्कारी के साथ खड़े हैं। तो आप देखो, एक और इसका पहलू है, मैं बताता हूं। हारा हुआ नेता जो है ना, वो दूसरे की नैरेटिव सेट किए हुए नैरेटिव के पीछे दौड़ता है। एक मजेदार बात क्या हुई है कि भारत न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल ने जितने मुद्दों को उठाया है, राहुल नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस चुनाव में, पैरेलल नैरेटिव, जो कि हिंदुत्व वगैरह थर्ड क्लास नैरेटिव के अगेंस्ट में जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, रोजी रोटी, जातिगत जनगणना और बाकी जो जमीनी मुद्दे हैं देश के, उनके बेरोजगारी, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इस नैरेटिव के पीछे पीछे अभी मोदी दौड़ रहे हैं। नतीजा क्या होगा मालूम है? मोदी अपनी लुटिया डुबो रहे हैं। मोदी इस 2014 और 19 में मोदी नैरेटिव सेट कर रहे थे और विपक्षी दल उसका जवाब ढूंढ रहे थे। आज राहुल नैरेटिव सेट कर रहा है और मोदी उसका जवाब ढूंढ रहा है। ये आपने बहुत ही सटीक बात कहा है कि इस वक्त की राजनीति में राहुल गांधी डोमिनेट कर रहे हैं और उसको उनके शब्दों को वो सिर्फ खेल रहे हैं, नैरेटिव वही सेट कर रहा है, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये तो जवाब दे रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही है और मैं उम्मीद करता हूं कि 24 का चुनाव जो है वो एक निर्णायक दिशा में जनता की तरफ जाएगी। सुब्रतो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। जाते जाते एक बात खाली मैं आपको बता दूं, हाँ, 24 का चुनाव निर्णायक तभी होगा अगर जब ये सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करने के लिए चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ली, वरना भाजपा को 400 सीट लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। 100% वोट उसके विरुद्ध पड़ेगा। और मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, मैं आज ही एपिसोड करूंगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में इलेक्टोरल बॉन्ड, बीजेपी और सीजीआई का पूरी मामले पर ही बात करूंगा मैं आपसे कि कैसे चलेगा। तो अभी मैं जब तक यही क्लोज करता हूं और नेक्स्ट एपिसोड आपसे हम जब बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड और सीजीआई के सवाल पर ही और भूमिका पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रतो जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है और हम देखते रहेंगे। आप हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो परिस्थिति है देश की
और जो परिस्थिति है, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आप कहाँ खड़े हो रहे हैं ये आप खुद देख लीजिए। आप गरीबी में सबसे नीचे हैं, आप सबसे ज्यादा मैंने भुखमरी में नीचे है, आप सबसे ज्यादा विलासिता सामग्री में भी बहुत ही है। और यही जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।